रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 7 तारीख है और जुमेरात की शाम है पाकिस्तान के अंदर। पूरे दिन की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पिछले 1.5 साल 2 साल बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 5-6 सालों की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या पाकिस्तान के अंदर हुआ है। आज वकला ने दमादम मस्त कलंदर का तबल बजा दिया है और इस्टेब्लिशमेंट के सामने जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने पहले इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा, उसके बाद एक डमी पपेट करप्ट लोगों की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बिठाई, शहबाज शरीफ और तमाम लोगों की, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके और उनका रिमोट कंट्रोल उनके पास हो। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने ये सब कुछ किया और उसके बाद पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर कब्ज़ा किया, पाकिस्तान के अदालतों के निज़ाम पूरे के पूरे को डरा दिया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई। 9 मई के वाक़यात आर्केस्ट्रेट हुए पाकिस्तान के अंदर और उससे जो रही सही कोई भी इंसानी हकूक़ की आवाज़ या अदालतों की थी, वो तमाम सल्ब करके मुल्क के अंदर एक छावनी जैसा माहौल बना दिया गया। इस सारे माहौल के अंदर आज एक खुशगवार हवा का झोंका नज़र आया है। वकला ने ऐलान किया है फाइनली अपनी तहरीक चलाने का। वकला के तमाम बड़े लीडरान इस मौके पर बोले। या क्या हुआ इसके आने वाले दिनों में, क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे इस तहरीक के, किस तरीके से वकला जो हैं इन जुल्म के बादलों को हटाएंगे और पहले वकला क्या करते रहे हैं, इसके क्या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर असरात होंगे, पाकिस्तान के ऊपर असरात होंगे। आज इस तमाम सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, इमरान खान की इसके अंदर क्या कामयाबी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है, बहुत बड़ी खबर है, वो भी अपने आप में, वो है जस्टिस बाबर सत्तार, जिनका मैं पॉलिटिकली, जब वो जियो टीवी के साथ मुंसलिक थे, मैं उनका नाक़िद था, वो हमारे नाक़िद थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कई दफ़ा तनकीद करते थे, मैं वापस उन पर तनकीद करता था, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने जो असूलों पर फैसले दिए, मैं इस मामले में उनकी तारीफ़ ना करूं तो बहुत ज़्यादती होगी। दलेर जज साबित हुए हैं, ईमानदार जज साबित हुए हैं, वरना आज के दिनों के अंदर ऐसे फ़ैसले देना किसी की हैसियत में नहीं है, स्पेशली जब आपके मुल्क का चीफ जस्टिस ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियत बैठे हों कि जिन्होंने माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ बुज़दिली की आला तरीन मिसाल कायम की हो और उसको रवादारी का नाम दिया हो, शराफत का नाम दिया हो, जो कि बिल्कुल नहीं बनता था। उनके ओहदे के मुताबिक उन्होंने जो कमज़ोर लोग थे उन्हें प्रोटेक्ट करना था, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। मैं जस्टिस बंदयाल साहब की बात कर रहा हूँ। उन्हीं जस्टिस बंदयाल साहब के ज़माने के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने आज एक तारीखी फ़ैसला दिया है। उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद कर दी है डीसी इस्लामाबाद के ऊपर, एसएसपी ऑपरेशंस के ऊपर। ये कितनी बड़ी खबर है, इसके बारे में आपको बताऊंगा तफसील के साथ, और इससे क्या कुछ हासिल हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये कितनी बुरी खबर है, कितना प्रेशर डाला होगा इस्टेब्लिशमेंट ने कि ये ना हो, कितनी ज़्यादा मनूवरिंग की होगी, कितनी ब्लैकमेलिंग की होगी जस्टिस बाबर सत्तार की। लेकिन उसके बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने दबा कर ये फ़ैसला दिया और अपनी दस्तार भी कायम रखी और अपनी सत्तारी भी कायम रखी। हम इस पर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तीसरी खबर आपके सामने आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि पूरा सिस्टम असल में अरशद शरीफ शहीद का कातिल है। अरशद शरीफ शहीद जो है वो कत्ल शहीद तो हुआ, कत्ल तो किया गया कीनिया के अंदर, लेकिन उसके कातलों के ताने बाने पाकिस्तान के अंदर ही हैं। पूरा सिस्टम उसके अंदर मुलव्वस है। नए कातलों के साथ हाथ मिलाते हुए जो शख्स नज़र आए हैं वो हमें राजा परवेज़ अशरफ नज़र आए हैं, जिन्होंने आज मोहसिन दावड़ के बकौल अरशद शरीफ की तहकीकात के सिलसिले में सेनेट की कमेटी जो है या असम्बली की कमेटी जो है, माजरत, वो जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, उन्होंने ब्रीफिंग लेनी थी, उसको बार बार रोका गया और उसके अंदर राजा परवेज़ अशरफ जो है वो आलाकार बने। पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। आपको पता है कि जब जब पाकिस्तान के ऊपर डिक्टेटर आए, पाकिस्तान के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया, पाकिस्तान के ऊपर गैर जमहूरी रवैये कायम किए गए, हमेशा एक ही प्ले बुक है, एक ही तरीका वारदात है पाकिस्तान के अंदर जो चलाया जाता है। मैंने पहले भी वीलॉग किया था। सबसे पहले जो बंदा हुकूमत में बैठा होता है उसे सबसे पहले बेईमान साबित किया जाता है।
करप्ट साबित किया जाता है, बताया जाता है कि मुल्क डूब गया है, मुल्क की इकॉनमी डूब गई है, मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई। इस पर किसी दिन डिटेल से बात करूंगा दोबारा कि ऐसा होता क्यों है बार बार। बहरहाल उसको पहले निकाला जाता है, फिर उसकी किरदार कशी की जाती है। ये इस्टेब्लिशमेंट की पुरानी प्लेबुक है। कभी उसके कमरे के अंदर से व्याग्रा निकाल ली जाती है, कभी उसके औरतों के साथ ताल्लुकात, कभी कोई नंगी फिल्म, कभी कुछ और चला दिया जाता है, कभी कहा जाता है इसने इद्दत में निकाह कर लिया था, कभी कुछ और कर दिया जाता है। उसकी मुकम्मल किरदार कशी की जाती है, बिल्कुल जो तमाम हरबे इंटेलिजेंस एजेंसीज दुश्मन मुल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिसके लिए वो ट्रेंड होते हैं, वो तमाम हरबे अपने मुल्क की सियासी जमातों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें बिल्कुल एक गंदी पिक्चर के तौर पर पेंट कर दिया जाता है, और जब उनकी वो पिक्चर गंदी पेंट हो जाती है तो डिक्टेटर साहब आके बराजमान हो जाते हैं। और उनकी बराजमानी के अंदर हमेशा से जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं उनका गंदा तरीन किरदार होता है। वो आकर फिर लंबे लंबे तारीफों के किलाबे मिलाते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मुल्क तो तबाह हो गया था अगर आप ना बचाते। यही कुछ इन्होंने ज़ियाउल हक साहब के साथ किया था, यही कुछ मुशर्रफ साहब के साथ किया, यही कुछ उसके बाद के आर्मी चीफ्स के साथ किया, और यही ये आज कर रहे हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन। उसकी वजह क्या है? यही पाकिस्तानी बिजनेसमैन तमाम सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के और रिटायर्ड जर्नैलों के फ्रंटमैन होते हैं, और उनका या वो लोग इनके फ्रंटमैन होते हैं। उनका पैसा इन्होंने लगाया होता है या इनका पैसा उन्होंने लगाया होता है, मिलके खरीदा होता है। मैं तमाम बिजनेसमैनों की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी हैं बीच में, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो ऐसे ही बिजनेसमैनों की है। और वो फिर आकर तारीफ़ें करते हैं, एक माहौल बनाया जाता है। उस माहौल के अंदर माज़रत के साथ मैं दोबारा कहूँगा, मैं बहुत ज़ाती एहतराम करता हूँ और शायद करता भी रहूँगा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, लेकिन बुज़दिली की आला तरीन मसालें कायम करके जा रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। अगर ये गुस्ताखी है तो आप उम्र से बड़े, मुद्दे से बड़े, मैं दिल पर हाथ रख के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कौम के लिए बात करनी पड़नी है। आप शायद पाकिस्तान के बुज़दिल तरीन चीफ जस्टिस होंगे बंदयाल साहब। आला तरीन मसाल आप कायम करके गए हैं। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली हुई। आज डॉक्टर बाबर अवान ने एक बेहतरीन तकरीर की वकला की, जो आज वहाँ पर इकट्ठ हुआ। उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि कौम की बेटियां जो हैं वो 5 महीने से किसी और को नहीं, जस्टिस उमर अता बंदयाल को देख रही हैं कि उनको ज़मानत दी जाए। उनका कोई जुर्म नहीं है सिवाय इसके कि उनको एक मिसाल बना के दूसरी औरतों को डराया जाना है। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिनकी अपनी साहबजादी जो है वो एक बहुत पढ़ी लिखी और बेहतरीन इंडिविजुअल है, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, उनको अपनी साहबजादी को देख के सोचना चाहिए था कि खतीजा शाह भी उनकी बेटी की तरह की है, इंसाफ दे सकते थे। और आज आपको दिखाया जैसे जस्टिस बाबर सत्तार ने इंसाफ दिया है, जैसे जस्टिस पुन्नू ने लाहौर हाई कोर्ट में दिया है, जैसे जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दिया है, जैसे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने दिया। इन तमाम जज साहबान ने मार्क्स के ऊपर फैसले नहीं किए जनाब जस्टिस बंदयाल साहब, इन्होंने पाकिस्तान में किया है। और माजरत के साथ ये आपसे ज़्यादा तगड़े साबित हुए, आपसे ज़्यादा दलेर साबित हुए, आपसे ज़्यादा असूल पसंद साबित हुए। आपकी शराफत ने तबाह करके रख दिया पाकिस्तान के अदलिया के पूरे निज़ाम को। इसको शराफत नहीं, माजरत के साथ बुज़दिली कहा जा सकता है जो आपने की। बहरहाल आज वकला की जो तहरीक निकली है, जिसमें एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया जस्टिस बंदयाल को कि चंद दिन है आपके पास, आपकी उन्होंने बड़ा वाज़े पैगाम दिया कि अब आपकी चॉइस है कि आपने बुज़दिलों में नाम लिखवाना है या असूल पसंदों में नाम लिखवाना है। लफ्ज़ उनके बिल्कुल ये नहीं थे बुज़दिल। उन्होंने एक जस्टिस कार्निलिस की बात की और साथ जस्टिस मुनीर की बात की, और उन्होंने कहा कि आपकी मर्ज़ी है कि आपने किसके साथ खड़े होना है जाकर। सीधी सीधी बात थी कि आपने बुज़दिल बनना है या एक अच्छे जज के तौर पे याद रखा जाना है। उन्होंने कहा फैसले दें, आप मज़ीद वेट ना करें। बाबर अवान साहब ने कहा आपकी बेटियां इंतज़ार कर रही हैं, आपकी बेटियों की तरह की हैं, 5 महीने से इंतज़ार कर रही, बेल का आप नहीं दे रहे, किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने तो आखिरी कर दी। उन्होंने पूछा कि ये क्या साजिश नहीं थी? इस मुल्क का निज़ाम सोचिए, एक वज़ीर आज़म है जिसने असल में ये फैसला करना है, मुल्क के वज़ीर आज़म ने, जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है कि इस मुल्क के अंदर क्या राज है और क्या राज नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने आना है और कौन सा नहीं आना। ये वज़ीर आज़म का काम है कि वो ये फैसला करे कि कौन सी चीज़ राज में रखनी है,
कोई तो एक होगा ना मुल्क के अंदर जो फैसला करेगा कि ये चीज़ राज में रखनी है या आवाम से शेयर करनी है। उस टाइम अमेरिका के अंदर अमेरिकी सदर ये काम करता है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने करना है। क्या बदमाशी है, क्या अंधेर नगरी है कि उसी वज़ीर आज़म के ऊपर जिसके खिलाफ एक साइफर आया कि इसको यहाँ से निकाल दो, जनरल बाजवा ने निकालने की सारी पेशबंदी की। उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लोगों को हटाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ज़बरदस्ती दूसरी तरफ वोट डलवाए और इमरान खान को घर भेजा और उसके बाद जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। और इमरान खान ने यह बात पब्लिक को बताई कि यह साइफर आया और कैबिनेट की अप्रूवल ली। पहले इमरान खान ने डी क्लासिफाई किया उस साइफर को, पूरी कैबिनेट की अप्रूवल के बाद किया। और मुल्क के अंदर क्या बादशाही राज है कि वज़ीर आज़म जिसका काम है यह फैसला करे कि क्या चीज़ खुफिया होगी और क्या नहीं होगी, उसी को उस केस के अंदर जेल के अंदर डाल दिया। आज लतीफ़ खोसा साहब ने बहुत धुआंधार तकरीर की, बेहतरीन तकरीर की, मैं ये कहूँगा। मैं बिल्कुल खराज तहसीन पेश करता हूँ लतीफ़ खोसा साहब को। उन्होंने बिल्कुल पूछा कि क्या ड्रामा है, कभी भुट्टो को फांसी दे दी जाती है और कभी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जेल में डाला हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी आवाम को बताया कि साइफर क्या था और कैसा साइफर आया। ये क्या तमाशा पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। और हमें बताया जाता है कि मुल्क की जो है सलामती का मामला है। ये सलामती का मामला नहीं है कि आपने किसी और के कहने पे अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को जेल में डाला हुआ है, इससे बड़ा सलामती का मामला क्या होगा। तो आज एक बेहतरीन तकरीर थी उनकी भी, और भी जो मुकर्रीरीन थे वहाँ पर उनकी बेहतरीन तकारीर थी। रबिया बाजवा साहबा, शुक्र है बाजवा ख़ानदानों की भी इज़्ज़त रखी गई है, वरना जो जनरल बाजवा करके गए हैं उसके बाद तो बताने के लायक नहीं है। मेरे अपने सारे रिश्तेदार बाजवा हैं, खुदा की कसम वो किसी को जनरल बाजवा की वजह से, मेरा पूरा ननियाल बाजवा है। बल्कि एक सितारा इम्तियाज़ जिस खातून को मिला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नेपरा का मतलब पूछा, उसने पूरा प्रोग्राम किया था। इस कदर नालायक थी वो, मुल्तान के अंदर एक स्कूल से निकाला गया था उन्हें। क्यों निकाला गया था पूरी तफसील है, लेकिन वो मुनासिब नहीं है कि आपके सामने वो तफसील रखूं कि उनको क्यों निकाला गया था मुल्तान के स्कूल से। अगर कभी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं आपके सामने रख दूंगा कि क्यों निकाला गया था। इस कदर नालायक हैं वो कि उनको नेपरा का मतलब नहीं पता था। तो एक दिन जब मैंने कहा कि मैंने कहा कि मैं भी आज़ा बाजवा हूँ क्योंकि मेरी माँ बाजवा है, तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। बिलावल को बार बार भुट्टो कहती हैं, बिलावल भुट्टो हो सकता है क्योंकि शराफिया से है, उसकी माँ भुट्टो थी, वो भुट्टो हो सकता है। मैंने एक दफ़ा तकरीर में कह दिया कि मैं भी आज़ा बाजवा हूँ, तो मोहतरमा को इस बात की तकलीफ़ हुई कि मैं जाली बाजवा बनता हूँ। लानत है आपकी ऐसी सहाफ़त के ऊपर जो अशराफिया के लिए आपका और कानून है और आम पाकिस्तानियों के लिए और कानून है। बहरहाल अब तो मैं भी जनरल बाजवा की हरकतों की वजह से अब मेरे समेत जितने भी लोग किसी न किसी तरीके से बाजवा हैं वो बेचारे बता ही नहीं पाते कि हम बाजवा हैं, छुपाते फिरते हैं। उसकी वजह यह है कि जो जनरल बाजवा ने किया है वो उसके बाद बाजवा ख़ानदानों के लिए ये बताने की कोई बात रह नहीं गई। लेकिन आज रबिया बाजवा ने बेहतरीन तकरीर की, उन्होंने बेहतरीन हक़ाइक़ पर मबनी आज वकला की जो ये थी पूरी एक नायब सदर हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की बार की, उन्होंने बेहतरीन तकरीर की और कहा कि जजेस ने बुज़दिली दिखाई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तमाम को अपने आइन और कानून के ओहदों के अंदर काम करना चाहिए। आर्मी चीफ को अपना काम करना चाहिए। उन्हें जो रबिया बाजवा साहब आए उन्होंने कहा कि इस वक्त के आर्मी चीफ जो है वो खुद ही वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं, खुद ही वज़ीर दाखिला बने हुए हैं, खुद ही वज़ीर ख़जाना बने हुए हैं, खुद ही वज़ीर कानून बने हुए हैं, खुद ही वज़ीर मईशत बने हुए हैं। ये तमाम दुरुस्त नहीं है। उन्हें कानून और आइन के मुताबिक अपने ओहदे का जो उनका काम है वो उन्हें करना चाहिए, बिजनेसमैनों से नहीं मिलना चाहिए। ये उन्होंने आज जब बातें कही, बहुत ही धुआंधार तकरीर थी उनकी रबिया बाजवा साहबा की, और बेहतरीन तर्जुमानी की उन्होंने वकला की, आइन की, कानून की। तो इसके साथ ही आपके सामने जो बात रखनी है वो ये रखनी है कि वकला ने आज तबल बजा दिया है। इमरान खान ज़ाहिरी बात है अकेला लड़ रहा था। इमरान खान की पार्टी भी, मैं आपसे सच्ची बात करूँगा, उस तरीके की बहादुरी नहीं दिखा सकी जो इमरान खान ने दिखाई। ज़्यादातर लोग हमारे बुज़दिली पर माइल हैं, पहले भी थे अभी भी हैं। ज़्यादातर लोग तो ट्विटर के ऊपर भी आजकल हदीसें और कुरान ही सिर्फ बेचते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि कहीं किसी मौलवी साहब ने उनका ट्विटर अकाउंट तो हैक नहीं कर लिया। ज़ाहिरी बात है हम तमाम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हम तमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबूवत पर यकीन रखते हैं, हम कुरान पर यकीन रखते हैं। लेकिन आपका काम हदीसें और सब्र की तलकीन करने की सूरतें नहीं है। आपका काम इमरान खान के लिए
आवाज़ उठाने की है। तो बहुत सारे हमारे पार्टी के काबरीन जो हैं वो इसी तरीके के काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो वफादार साबित हुए हैं, साथ खड़े हुए इमरान खान के। तो नटशल में इमरान खान ने अकेले ही ये जदोजहद की है, लेकिन आज वकला साथ आकर शामिल हुए हैं, खड़े हुए हैं कानून के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर वकला हमेशा से खड़े होते रहे। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ भी खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने बाद में इन्हीं वकला को धोखा दिया, सौदा किया इन्हीं वकला के खून का, इन्हीं वकला की जदोजहद का। और इसमें लेकिन बेहतरीन लीडरान सामने आए, जस्टिस अतर बिरला जैसे बेहतरीन लीडरशिप उसमें से इमर्ज की। एतजाज़ अहसन साहब तो खैर पहले से लीडर थे वकला के, और लतीफ़ खोसा साहब ने सर फड़वाया, आपको याद होगा, खूनो खून थे ये। वो और बात है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने इन्हीं लोगों का सौदा कर दिया। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ, वकला ने जो तबल बजाया है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को डेफिनेटली इसके अंदर अब शदीद रेजिस्टेंस का सामना होगा। आने वाले दिनों में मैं जजेस को और एक्टिव देख रहा हूँ। मैंने पिछले अपने चंद वीलॉग्स में आपको बताया था कि जजेस के अंदर बहुत शदीद इस्तराब है, जिस तरीके का उन्हें इंसल्ट किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। मसला सिर्फ ये है कि ऊपर उमर अताब बंदयाल बैठे हुए हैं, जो अपनी बुजदिली को शराफत का नाम देकर खामोशी से, माजरत के साथ फिर कह रहा हूँ, खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करवा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। तो अब जजेस और वकला जो है उनमें तशनगी है। आज की इस तबल के बाद मुझे नज़र आ रहा है वकला तहरीक जोर पकड़ेगी पाकिस्तान में। पब्लिक पहले ही बहुत नाला है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ज़िंदगी तंग है लोगों की। और ये सितंबर का महीना अब है, 15 सितंबर के बाद वैसे ही मौसम ऐसा हो जाता है कि तहरीकें शुरू हो सकती हैं। ये बेहतरीन वक्त है, बेहतरीन वक्त का इंतखाब किया वकला ने, और बेहतरीन पेस फराहम किया इस सारे मामले को। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है, आज जस्टिस बाबर सत्तार ने इस घुटन के माहौल के अंदर एक तगड़ा फैसला किया है, एक बेहतरीन फैसला किया है। उन्होंने आज बार बार शहरियार अफरीदी को अरेस्ट करने पर अदालत के हुक्म के बावजूद बार बार उन्हें एमपीओज के अंदर और दूसरे मुकदमात के अंदर बार बार अरेस्ट करने के ऊपर उन्होंने डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद, उनके खिलाफ उन्होंने चार्जशीट कर दिया, उन्हें तौहीन अदालत उनके ऊपर लगा दी है, और अब ट्रायल चलेगा। ये बहुत बेहतरीन फैसला है। आपको वजह बताता हूं कि ये क्यों बेहतरीन फैसला है। ये तमाम जो गुंडागर्दी पाकिस्तान के अंदर की जाती है, जो लाहौर पुलिस कर रही है, ये आईजी पंजाब कर रहे हैं, दूसरे तमाम लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज के कहने पर करते हैं। उनको ये पता होता है कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने उन्हें प्रमोशन भी दिलवा देनी है, बचा भी देना है, लुक्रेटिव पोस्टिंग भी दिलवा देनी है। और किसी भी सूबे में आईजी तो उनकी मर्जी के बगैर इलेक्टेड गवर्नमेंट लगा नहीं सकती होती, तो इन्होंने कल को उन्हीं के कहने पे आईजी भी बन जाना है। इसलिए ये बजाय इसके कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये फॉलोअर बने, फॉलोअर का मतलब मेरा यह है कि आइन के तहत जो उस वक्त वो हुकूमत में के अंदर हो, पॉलिटिकल पार्टी उसकी हुकूमत हो, उस हुकूमत के ताबे ये काम करें। ये उसकी बजाय ये इस्टेब्लिशमेंट के नीचे काम करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म के अंदर जो इंडोर्समेंट है, इनकी जो पोजीशन है, उसकी लॉन्ग टर्म इंडोर्समेंट जो है वो वहाँ से आएगी। ये ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि इनको पता होता है कि इनको ना तनज़ली होगी, ना इनको कोई सज़ा हो सकती है। अदालत सज़ा देने लगेगी तो वहाँ से भी बचा लिया जाएगा, महकमा सज़ा देने लगेगा तो वहाँ से भी बचा लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जैसे हुकूमत आई थी पंजाब के अंदर, 25 मई 2022 के वाक़यात के ऊपर एक FIR किसी पुलिस वाले के खिलाफ दर्ज नहीं कर सकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और उसकी बड़ी वजह भी यही थी जो मैंने आपको बताया। तो ये ब्यूरोक्रेट फिर अपना किबला काबा उनको मान लेते हैं, उनको लगता है कि वहाँ से हमारी हर सूरत बचत कराई जाती है। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने एक छोटा सा शगाफ डाला है, उसके अंदर ये तौहीन अदालत लगा के। अब देखना ये कि उसमें वो सज़ा भी सुनाते हैं, भले 1 मिनट की सज़ा भी सुनाएं, तो ये दोनों अपनी नौकरी से चले जाएंगे। लेकिन मुझे अभी भी है कि सिस्टम के अंदर जो बचाने वाले हैं वो भरपूर कोशिश करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर पूरा दबाव डाला जाएगा और कहा यह जाएगा कि अब आप इन्हें माफ़ी दे दें, ये माफ़ी मांग लेंगे, ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे, सरेंडर कर देंगे अदालत के सामने। अगर तो अदालत ने यह बर्दाश्त किया, कबूल किया और इन दोनों अफसरान को जाने दिया, तो फिर पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल होगा। तमाम ब्यूरोक्रेट जो है उनको पता होगा कि जितना मर्जी जुल्म करो, बचाने वाले हमें बचा लेते हैं। लेकिन अगर जस्टिस बाबर सत्तार मेक्स हिज माइंड एंड ही गो थ्रू विद दिस पनिशमेंट, भले 1 मिनट की सज़ा दें, इन्हें अदालत के उठने तक की सज़ा दें, दोनों ब्यूरोक्रेट्स नौकरी से फारिग हो जाएंगे।
आइंदा कोई ब्यूरोक्रेट जुर्रत करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा कि अगर मैंने ये जुर्रत की तो मेरे साथ फिर मेरी नौकरी जा सकती है। तो फिर वो आइन और कानून के वफादार होंगे, वो एजेंसियों के वफादार होकर ये काम नहीं करेंगे। तो ये जस्टिस बाबर सत्तार का बहुत बड़ा फैसला है, प्रोवाइडेड कि वो इसके साथ गो थ्रू करते हैं और इसको हतमी नतीजे पर पहुंचाते हैं। अभी तक ऐसा ही होता है कि या तो फर्द जुर्म आयद ही नहीं की जाती, आयद की जाती है तो माफ़ी दे दी जाती है। पाकिस्तान में अभी तक सज़ाएं देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब तक हम सज़ाएं नहीं देंगे, रूल ऑफ लॉ की जो है वो किसी सूरत भी जो है वो प्रवेल वो नहीं करेगा। आखिरी जो खबर आपके सामने रखनी है वो भी इम्पॉर्टेंट खबर है। अरशद शरीफ शहीद, कीनिया के अंदर उन्हें शहीद किया गया, कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ। सबको पता है कि कातिल जो हैं उनके ताने बाने पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। कल के इंटरव्यू के अंदर जो मोहसिन दावड़ है उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि जो असम्बली की फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसने ब्रीफिंग मांगी, पूरा उन्होंने उसमें अहवाल दिया कि बार बार उस ब्रीफिंग को सैबोटाज किया गया। कभी आईजी ने आके किया, कभी उस कमेटी ने किया, कभी किसी ने किया, उनको ब्रीफिंग नहीं लेने दी जा रही थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जब अपनी कमेटी का इजलास स्केड्यूल किया तो राजा परवेज़ अशरफ ने बार बार उस इजलास को रोका। जी हाँ, इसका मतलब है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब के भी हाथ अरशद शरीफ के खून के साथ किसी ना किसी तरह से रंगे हुए हैं। वो भी रोकना चाहते थे इस कमेटी की प्रोसीडिंग को। ये बहुत ही मैं ये कहूँगा मोहसिन दावड़ ने बहुत ही बड़ा इंकशाफ किया। और ये हुकूमती MNA थे, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड के MNA नहीं थे, ये PDM जमातों के इलाक़ के MNA थे। और आज उन्होंने बहुत बड़ी बात की। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, वेस्ट के अंदर अपना ये मंजन बेचती है, आज ये सामने आया कि अरशद शरीफ शहीद के कातलों को बचाने के लिए, उनके कत्ल के ऊपर पर्दा डालने के लिए वो भी शामिल हैं। और भूलिए मत, साथ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ के केस को 3 महीने से दबा के रखा हुआ है। वैसे तो 1 साल से दबा के रखा हुआ है, लेकिन 3 महीने से दबा के रखा हुआ है। उनकी वालदा को अदालत के अंदर बात करने की इजाज़त नहीं देते जस्टिस साहब। पता नहीं किस चीज़ का डर है जस्टिस साहब आपको। इतना डर था तो ये पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी जस्टिस साहब। कोई और काम करते, शरीफ आदमी हैं, वकालत करते, बेहतरीन वकील होते, बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं सर। मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, आपकी शराफत का, आपकी तालीम का। लेकिन चीफ जस्टिस आपको नहीं बनना चाहिए था। चीफ जस्टिस बनने के लिए तो फिर आपको दलेरी दिखानी पड़नी है, ब्रंट लेना पड़ना है, क्रिटिसिज्म लेना पड़ना है, आपको धमकी लेनी पड़नी है, कॉन्सिक्वेंसेस लेने पड़ने हैं। बिकॉज देयर इज़ नो फ्री लंच। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी अगर बने हैं, तारीख में अपना नाम लिखवाया, कोर्ट नंबर 1 में बैठते हैं, पूरी ज़िंदगी आपकी नस्लों ने बताना है कि उनके दादा या नाना जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। तो सर फिर चीफ जस्टिस तो रफ़ीक तारड़ साहब भी रहे हैं पाकिस्तान के। आप कुछ तो उनसे मुख्तलिफ होते, आपको कोई ना कोई तगड़े फैसले करने पड़ने थे, जो आपने नहीं किए। अब आप जा रहे हैं चंद दिन में। हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह से मेरी दुआ है कि काजी साहब जल्दी आएँ। बेशक वो किसी के ख़िलाफ़ फैसला दें, मैं बार बार कहता हूँ, या किसी के हक़ में दें, कम अज़ कम खुलकर फैसले देंगे। जो भी होगा खुलकर होगा, कम अज़ कम ये मुनाफ़िक़त का बाज़ार बंद होगा। तो मेरी दुआ है कि ये 16 तारीख जो है ये आज से 10 दिन के बाद ना आए, बल्कि 10 घंटे के बाद आए और आप रिटायर होकर घर जाएं, ताकि ये पूरा जो एक पूरे का पूरा ये जो एक वक्त था रात 12 बजे से अदालतें खोलकर ये सब कुछ करने का, इसका अंजाम हो, इसका एंड हो। क्योंकि अब आवाम की बस हो गई है, जुल्म सह सह के आपकी नहीं हुई। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।